नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक है यूपी पीसीएस का जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है उस पर। तो मैं बहुत दिन से आंसर राइटिंग कर रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से एक क्वेश्चन को हम पर डे जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और ये GS1 का ही का टॉपिक है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें देखिए प्रश्न को कितने भागों में बांटना है। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब होता है कि आप चले जाएंगे, अब इतिहास का है तो प्रागैतिहासिक में मत जाइएगा। इतिहास में जिसका लिखित साक्ष्य आपको प्राप्त, तो कौन कौन से हैं? आपको वेद हैं, आरण्यक हैं, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, यही सब तो है जो लिखित इतिहास जिसका साक्ष्य हमारे पास है। महाकाव्य, महाभारत, रामायण है, कल्लड़ का राज सरंगड़ी है, यही सब है। विदेशी यात्रियों का विवरण भी आप इसको जो है लागू कर सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। जो साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है, साहित्य बोले तो मतलब जैसे कि हमारे महाकाव्य हैं, वेद हैं, वो साहित्य के रूप में लिखे गए हैं। एक पर्टिकुलर के रूप में उसको बताया गया कि ऐसा 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 चारों तरफा, मतलब उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे प्रदेशों को कवरअप किया गया है। ठीक है, तो इसका जो भूमिका है, आप भूमिका देखिए यहाँ से लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आप भूमिका वगैरह लिखिए, आप सीधा लिखिए, भूमिका ही लिखिए। मतलब यहाँ भूमिका लिख करके मत लिखिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, आप लिखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का विशेष महत्व है, जिसे तत्कालीन समाज, तत्कालीन मतलब उस समय समाज की सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक, तत्कालीन समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का परिचय बतलाता है। ये होगी आपकी छोटे में हो गई इंट्रो, भूमिका। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे आप और इसमें आप लिख देंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिए दो प्रकार के स्रोत हमारे यहाँ जो है उपलब्ध हैं। एक धार्मिक स्रोत है और एक गैर धार्मिक स्रोत है। धार्मिक स्रोतों में आपका वैदिक साहित्य आ जाएगा, बौद्ध साहित्य आ जाएगा, जैन साहित्य आ जाएगा। गैर धार्मिक में महाकाव्य आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि रामायण और महाभारत कैसे गैर धार्मिक हुए? तो भाई इसमें देखिए महिमा मंडन किसका किया गया है? राम जी का किया गया है, और इसमें एक मनुष्य का महिमा मंडन किया गया, इसलिए गैर धार्मिक इसको बोल सकते हैं इस आधार पे। बाकी वेदों में तो ईश्वर के बारे में बताया गया है। बौद्ध में भी अपने को स्वयं भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सबके सर्व समाज के बारे में कहा हुआ है। तो यही कारण है कि हम हो सकता है कि महाकाव्य इसको यहाँ पर रखा गया हो। वैसे मेरे हिसाब से महाकाव्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ टीचर ने बताया तो महाकाव्य यहाँ पर लिखिए। फिर ऐतिहासिक काव्य और राज्य काव्य, उसके बाद नाटक और गद्य साहित्य। देखिए गद्य और पद्य आपको पता होगा, गद्य जो होता है वो ऐसे जो लिखा गया है गद्य है, जो कविता के रूप में लिखा जाता है उसे हम पद्य कहते हैं। अब देखिए वैदिक साहित्य की दृष्टि से यहाँ आप लिख सकते हैं, तो वेद में ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है, उस समय की सामाजिक दार्शनिक परिदृश्यता को बतलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद धार्मिक विचारधारा एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, मौर्य काल की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। भाषा इसकी पाली हुआ करती थी, इसकी भाषा संस्कृत ऊपर वाली होती थी। देखिए कैसे डायग्राम बना बना के लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे तरीके से, जो भाई बैठा हुआ है वो सामने टीचर है यार, वो आपसे ज्यादा जानकार है, आप एलिबरेट करिए, लेकिन उसको इस तरीके से मत एलिबरेट करिए कि आप वो बोरिंग हो जाए, आपकी कॉपी को देखे 2 नंबर देख भाग जाए। ग्राफ के रूप में बताइए, आपके अक्षर सही होने चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए और वर्ण गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डायग्रामिक आप रूप से अपना एलिबरेट करिए, वो आपको नंबर तो अवश्य देगा। जैन साहित्य में जैसे आपको पता होगा अंग है, उपांग है, कल्पसूत्र है, तत्कालीन सामाजिक संरचनाओं में श्रमण परंपरा का स्रोत मिलता है। भाषा इसकी प्राकृत और अर्धमागधी थी। ठीक है, अब इसमें गैर धार्मिक साहित्य में महाकाव्य आ जाएगा, रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, महाभारत वेद व्यास ने किया था। अब धार्मिक इसलिए वो था क्योंकि वेदों के रचयिता के बारे में किसी को नहीं पता है, इसलिए धर्म के बारे में हो गया। ऐतिहासिक ग्रंथ में कल्लड़ का राज सरंगी, विजयादत्त का मुद्दा, राक्षस बाणभट्ट का हर्षचरित था। नाटक और गद्य में कालिदास का अभिकांत शाकुंतलम मनुस्मृति थी, समाज की वर्ण व्यवस्था के और कानून के बारे में था, और अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो ये ग्रंथ हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप का परिचय देते हैं। बहुधा ये ग्रंथ पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, फिर भी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। बस ये आपका निष्कर्ष है।
इसी पे आप क्वेश्चन अपना डी एंड कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको यहाँ महाकाव्य वगैरह में इधर उधर लिखने में समस्या आती रही होंगी, तो इसको अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, तो अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। जो मेरा तथ्य था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आपको पसंद आई होगी क्लास, मैं ऐसा आशा करता हूँ। कोई भी क्वेरीज होगी तो बताइएगा, संशोधन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नमस्कार।